चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ टुडे 12 मार्च 2024 का। तो आज की करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला टॉपिक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम NECCE, ठीक है, तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रेरणा के लिए फ्रेमवर्क NFECS जारी करे गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये पहले शुरू किसने करी है, तो इन पहलों को शुरू किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने है। किसके अनुरूप है ये, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ये अनुरूप हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। पहली बात तो ध्यान रखनी है कि ये किस ये एज के बच्चों के लिए, 3 to 6 ईयर्स के लिए। ठीक है, और इसमें बुनियादी चरण के लिए पाठ्यक्रम 2022 के अनुसार विकास के सभी क्षेत्रों को कवर करता है। तो ये विकास के सभी क्षेत्रों के ऊपर फोकस करेगा। इसमें क्या क्या आएगा, तो शारीरिक अंगों का सुचारू रूप से काम करना, संज्ञानात्मक भाषा, साक्षरता संबंधी, सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक पहलू, सारे के सारे पहलू इसमें शामिल हो जाएंगे। साथ ही सौंदर्य बोध के साथ सकारात्मक आदतों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, क्योंकि इसमें कौन से बच्चे हैं, 3 to 6 ईयर के हैं, तो उनका क्या बोलते हैं, उनके पाठ्यक्रम की इसमें बात कही गई है। इसके अलावा प्रस्तुत योग्यता आधारित पाठ्य योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि इसमें कुछ गतिविधियां हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में घर पर इंडोर आउटडोर बच्चों के नेतृत्व वाली, शिक्षक के नेतृत्व वाली गतिविधियां शामिल है। प्रत्येक गतिविधि में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना है। सामुदायिक सहभागिता, घरेलू लर्निंग गतिविधियां, तो ओवरऑल उनका डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए फ्रेमवर्क। तो ये 3 वर्ष तक के लिए था, वो जो था वो कितने था, 3 से 6, और ये 3 वर्ष तक का। इसका उद्देश्य बच्चों में समग्र प्रारंभिक प्रेरणा के लिए देखभाल करने वाले व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना। इसके तहत बच्चों के शरीर और मस्तिष्क दोनों के सर्वोत्तम विकास के लिए उत्तरदायी देखभाल व शुरुआती लर्निंग के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। ये सेवा और परिचर्या के सिद्धांत, देखभाल करने वाले के 3 कार्यों तथा सकारात्मक मार्गदर्शन पर केंद्रित हैं। तो देखो, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया था, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो हमने 2 देखे। ठीक है, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए, और एक प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्रेरणा के लिए। ठीक है, और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो प्रेरणा के लिए थे, ठीक है, देखभाल और शिक्षा के लिए जो थे, ये तो थे 3 से, तो ये वाला तो हो जाएगा 3 से 6 साल के लिए, और क्या बोलते हैं, ये वाला हो जाएगा ओनली 3 से कम साल के लिए। चलिए, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। हाँ, FAO ने, तो ठीक है, तो ने इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो अभी FAO ने ये इनफार 2019-22 रिपोर्ट प्रकाशित की है। ठीक है, इसको जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICRA और खाद्य और कृषि संगठन FAO है, इन दोनों ने इसको लॉन्च किया है। ये नेटवर्क जलीय कृषि और पशु चिकित्सा, याद रखना जलीय कृषि को भी, क्योंकि फिशरी आ रहा है तो समझ में आ रहा होगा, और पशु चिकित्सा दोनों पर काम करता है। क्षेत्रों में AMR की निगरानी करता है। AMR का मतलब क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की निगरानी करता है। AMR की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे रोगाणुओं पर एंटोमाइक्रोबियल दवाओं का असर नहीं होता है, कि हमें कोई दवा दी जा रही है और उसका असर ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये भाई AMR की है। मनुष्यों, जानवरों और पादपों में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग के कारण AMR के मामलों में तेजी आई है। जैसे कि डेयरी क्षेत्र में ऑक्सीटोसिन, याद रखना इसका नाम, डेयरी क्षेत्र में ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगली बात करें तो अभी इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि मत्स्य की, जलीय कृषि और पशु चिकित्सा क्षेत्रों में कुछ ऐसी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति बहुत कम प्रतिरोध देखा गया है जो बहुत अधिक उपयोग में नहीं है, जैसे क्लोरमेफेनिकिल। ठीक है, मत्स्य के क्षेत्र में स्टेफिलोकोकस से लेकर के पेनिसिलियन जैसी दवाओं के प्रति रोगाणुओं ने अत्यधिक उच्च प्रतिरोध विकसित कर लिया है, बहुत बेकार की बात है। पशुधन क्षेत्र में ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस जैसे रोगाणुओं ने उच्च प्रतिरोध विकसित कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटीबायोटिक का उपयोग
अधिक हो सकता है। भारत ने क्या क्या पहले चलाई है, अभी हम विश्व की भी देख लेंगे। एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 हमने लॉन्च करी। इसके अलावा निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया। जंतुओं से मानव में जो जूनोटिक डिजीज होती है के लिए राष्ट्रीय वन हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए वन हेल्थ निगरानी नेटवर्क शुरू किया। ठीक है, वैश्विक पहलों की बात करें, विश्व जो क्या बोलते हैं वैश्विक कार्य योजना चलाई WHO ने। ठीक है, अवेयर चलाया, एक्सेस वॉच रिजर्व फ्रेमवर्क, वैश्विक रोगाणु प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली लाए। ठीक है, ग्लास नाम से। विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ पहले हम लोगों ने शुरू करी थी, किसके लिए, एएमआर को के लिए। तो एएमआर की भी रिपोर्ट आई है और एएमआर हमने समझ लिया क्या होता है। अगली न्यूज क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया। तो कल आपने देखा होगा मोदी जी आ गए और उन्होंने बोल दिया कि आपसे सीए लागू है। तो हम देखते हैं, तो ये नियम पहली बात तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किए गए हैं। तो किसने बनाए हैं ये, संसद ने, और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ये नियम नागरिकता नियम 2009 में संशोधन है। इन नियमों को नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था उसमें इनको लाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम सीए 2019 के बारे में देख लेते हैं, फिर हमें संशोधन में थोड़ा सा समझ में भी आएगा। तो सीए 2019 के जरिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। इसके तहत 3 देशों की बात है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, टोटल 6 कम्युनिटी की बात है। 1 हिंदू, सिख 2, बौद्ध 3, जैन 4, पारसी 5, ईसाई 6। याद रखना इसमें मुस्लिम नहीं है, इसी की वजह से सारी कंट्रोवर्सी है, मुस्लिम से इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और बाकी भी ध्यान रखना कि और लोग भी इसमें, और कम्युनिटीज भी नहीं है। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, ये डेडलाइन भी याद रखना, अगर इन्होंने 31 दिसंबर या उससे पहले भारत में प्रवेश किया और केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 32C के तहत विदेशी के प्रावधान होने से छूट दी गई या इस कानून के तहत बनाया गया कोई नियम या आदेश ऐसा प्रावधान करता है। तो इसमें सिंपल सी बात क्या है कि अगर क्या बोलते हैं इन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है तो उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब इसके उपबंधों पर किन्हें मिलेगी भारत की नागरिकता, तो पंजीकरण या देशीकरण की तहत भारतीय नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकता है, भारतीय मूल का व्यक्ति, PIO जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाली महिला या पुरुष, भारतीय नागरिक से, याद रखना, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान। ठीक है, वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत की नागरिक रही या रहा है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। तो इन लोगों को अब भारत में नागरिकता मिल सकती है, पहले मिलती थी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रता क्या है कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को दिए गए विवरण की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। आवेदक की चरित्र की गवाही देने के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करवाना होगा। यह ध्यान रखना, चरित्र पत्र की बात है इसमें। आवेदक को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची सूचीबद्ध भाषाओं में से एक का भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और 8वीं अनुसूची में याद रखना इंग्लिश नहीं है। दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना। ठीक है, आवेदक को एक घोषणा पत्र भी सौंपना होगा और इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। ये तो सिंपल है हमारे देश में, क्योंकि एकल नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप तो हमारे देश में है नहीं। नागरिकता के लिए आवेदन कहाँ करना होता है, जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकारी प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से करना होगा। जिला स्तर समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी, अधिकार प्राप्त समिति आवेदन की जांच करेगी। चलिए, तो ये हो गया, इसमें कंट्रोवर्सी कवर नहीं की है जो हमारे काम की भी नहीं है। ठीक है, बाकी मेंस में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हम मंथली मैगजीन में कवर कर लेंगे। हाँ, अभी रसायनों को उर्वरक मंत्रालय ने औषध विभाग के संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना की घोषणा करी है। किसने करी है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने। कौन सी योजना है, संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना। अगर हम इसकी बात करें तो ये पहले से चलाई जा रही जो योजना है उसके लिए जो फार्मास्यूटिकल उद्योग का सुदृढ़ीकरण योजना का एक घटक है। तो जो पहले से एक योजना चलाई रखी थी PTUS, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। SPI योजना का उद्देश्य भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी सेवाओं का मजबूत करना है।
ठीक है। उद्देश्य क्या है? संशोधित शेड्यूल एम और विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानकों के अनुरूप फार्मास्यूटिकल उद्योग में सुधार का समर्थन करना। अब ये जो शेड्यूल एम है ये फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए जीएमपी निर्धारित करता है। भारत में निर्मित फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाता है। पात्रता मानदंड क्या है? तो प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, टर्नओवर संबंधी मानदंड पूरा करता है। ठीक है। एमएसएमई को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल एमएसएमई फार्मास्यूटिकल इकाइयों को ही कवर करती थी, पहले केवल एमएसएमई को कवर करती थी, अब बोला है कि भाई अब हम एमएसएमई को प्राथमिकता देंगे, लेकिन बाकी भी आ सकते हैं। वाटर और स्टीम यूटिलिटी परीक्षण प्रयोगशालाएं, स्टेबिलिटी चेंबर्स, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारी चीजें उनके पास होंगी तो उनको जल्दी मिल जाएगा। वित्त पोषण का क्रेडिट लिंक सहायता की तुलना में प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। राज्यों के साथ में एकीकरण है, सत्यापन के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। ये थोड़े से मानदंड देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। पिछले 3 वर्षों का अगर टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन राशि के तहत निवेश का 20%, 50 करोड़ से 250 करोड़ है तो निवेश का 15%, 250 से 500 करोड़ है तो निवेश का 10% उसको फायदा मिलेगा। हाँ भाई, अगली न्यूज है रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ जो है उसने मिशन दिव्यास्त्र के तहत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है ना कि जो स्वदेशी रूप से विकसित हमारी अग्नि 5 मिसाइल थी इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये कौन सी तकनीक पर आधारित थी? तो एमआरवी तकनीक के ऊपर ये आधारित थी और इस ऑपरेशन को इन्होंने मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया है। टेस्ट कहाँ से हुआ है? तो ओडिशा का जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से इसका हुआ है। एमआरवी तकनीक के बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो एमआरवी तकनीक पारंपरिक मिसाइल्स के विपरीत एक साथ कई वारहेड्स ले जा सकता है। ठीक है। तो ये एक साथ में कई सारे वारहेड्स ले जा सकता है। और एक और चीज, प्रत्येक वारहेड अलग अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला करने के लिए सक्षम है कि भाई प्रत्येक वारहेड अलग अलग जगह पर हमला कर सकता है। ज्ञातव्य है कि पारंपरिक मिसाइल्स केवल एक वारहेड ले जा सकती है। इन वारहेड्स को जमीन से या पनडुब्बी के जरिए समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। तो जमीन से भी और समुद्र से, दोनों से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। एमआरवी तकनीक विकसित करने वाला क्या बोलते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए था, ये पहला देश था और इसने 1970 में एमआरवीडी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम तैनात की थी। फिर उसके बाद में तकनीक रूस, यूके, फ्रांस और चीन के पास भी है। तो अब ये रूस, यूके, फ्रांस और चीन, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 5 वीटो पावर्स वाले देश हैं उनके पास भी है। 2017 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर एक अबलील नाम की मिसाइल का परीक्षण किया था, तो पाकिस्तान के पास भी ऐसा कुछ है, नॉट श्योर बट है। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो अग्नि 5 मिसाइलों का विकास 1980 के दशक में शुरू हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेशन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आईजीएमडीपी हमने एक प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, आईजीएमडीपी। ठीक है। अग्नि मिसाइलों के 6 वेरिएंट्स विकसित किए जा चुके हैं। अग्नि 5 मिसाइल में 3 चरणों वाला ठोस ईंधन आधारित इंजन है, याद रखना, ठोस ईंधन आधारित इंजन का यूज किया गया है और मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है इसकी। स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता वाले सेंसर पैकेज से युक्त है। सैकड़ों किलोमीटर में फैले अलग अलग लक्ष्यों पर कई परमाणु वारहेड से हमला कर सकती है। अन्य अग्नि मिसाइलों की बात करें तो सतह से सतह पर हवा पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भारत की मिसाइल प्रणालियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मारक क्षमता 700, अग्नि 1 की 700 से 1250, अग्नि 2 2000 से 2500, अग्नि 3 3000 से 3500, अग्नि 4 3000 से 4000 और ये अग्नि 5 कितनी है? 5000। अग्नि प्राइम या अग्नि पी जो है 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाले नवीनतम मिसाइल है। ड्यूअल रिडेंशन नेविगेशन और गाइडेंस प्रणाली से युक्त है। 2 चरण वाली कैंसिस्ट्राइज एंड ठोस प्रणोदक आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। आसानी से तैनात किया जा सकता है, अधिक गति से लॉन्च किया जा सकता है। संचार मंत्रालय ने दूरसंचार सुधारों की घोषणा करी। तो अभी जो क्या बोलते हैं विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के आयोजन के पहले कंटेन रेजर समारोह में से पहले आयोजित किए गए अक्टूबर 2024 में भारत WT विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रत्येक 4 साल में एक बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन करता है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। हमने अभी क्या घोषणा की है तो स्पेक्ट्रम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लेकर के आए हैं। अनुसंधान और विकास विनियमन को सरल बनाया गया है। स्पेक्ट्रम बैंड अन्वेषण को प्रौद्योगिकी प्रोत्साहित करना, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, आउटडोर परीक्षण की सुविधा के लिए वायरलेस टेस्ट जोन व्हाइट जोन की घोषणा की है। शहरी और दूरदराज के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा। वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस को समाप्त कर दिया।
ये कदम लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सेवा प्रदाताओं का समय बचाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उसमें सुधार के लिए उठाया गया है। यह लाइसेंस भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अनिवार्य किया गया था। एरिक्सन एजुकेट कार्यक्रम के लिए एरिक्सन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य जिन विश्वविद्यालयों में 5G केस लैब्स, तो 5G केस लैब्स स्थापित की गई है, वहाँ मंजूर किए गए पाठ्यक्रमों को पेश करना, छात्रों को डिजिटल कौशल में सुधार करना है। दूरसंचार क्षेत्र के बारे में बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उद्योग है। दूरसंचार की अलग अलग सेवाओं के 1.079 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। प्रति यूजर औसत राजस्व समृद्धि बनाए रखना, निरंतर सेवा गुणवत्ता बनाए रखना, उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव, तीव्र प्रतिस्पर्धा। हमने कौन कौन सी स्कीम शुरू करी है? तो एक तो हमने दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI योजना, ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% FDI, बहुत जरूरी है ये। समायोजित सकल राजस्व को तर्कसंगत बनाया, स्पेक्ट्रम अवधि 20 से 30 साल कर दी है अब हमने, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। न्यूज इन शॉर्ट्स, तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान, तो जल शक्ति ये पहले से चला हुआ था, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान शुरू किया, ये इसका 5वां संस्करण है। कैच द रेन क्या है? तो 2019 में जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, 2021 में से वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने लगा। तब से अभियान देश भर के सभी जिलों के सभी ब्लॉक्स को कवर करता है, ठीक है। तो 2019 में जन आंदोलन के शुरू में और 2021 में आयोजित, मतलब हर साल आयोजित होने लगा। नागरिक भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण का कार्यक्रम करना, ठीक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया है, ठीक है। थीम क्या है इसकी 2024 वाले की? नारी शक्ति से जल शक्ति, वाह। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों पर एक है। फोकस वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, तो चीजें ठीक है। ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट 2023, तो ये रिपोर्ट सिप्री ने जारी की है, ठीक है। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है, याद रखना भाई, सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और फ्रांस दूसरा, ठीक है। इससे पहले दूसरा स्थान रूस का था, लेकिन अब चेंज हो गया है। आयात, भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है, सबसे ज़्यादा हथियार अपन ही लेते हैं, ठीक है। 4.7% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, 36% रूस से आयात करता है। रूस यूक्रेन 2019 से 23 की अवधि में यूक्रेन सबसे बड़े यूरोपीय हथियार आयातक देश के रूप में उभरा है। तो अब जाहिर सी बात है भाई, लड़ाइयाँ चल रही है। तो टेक्सटाइल रिफोर्स्ड कंक्रीट प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी, तो यह भी एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है। तो CSIR और जो L&T कंस्ट्रक्शंस के बीच में इस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता हुआ है। तो ये क्या, एक गैर पारंपरिक निर्माण सामग्री है। बारीक दाने वाले सीमेंट युक्त बाइंडर और अधात्विक टेक्सटाइल रीएनफोर्समेंट शामिल है। प्रीकास्ट तकनीक है। TRC उत्पादों की किफायती और बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। कंक्रीट निर्माण के पारंपरिक तकनीक को नहीं अपनाया जाता, सोच का उपयोग, इसमें सांचे का उपयोग किया जाता है। बेहतर उत्पादन दर, संरक्षण, न्यूनतम उपयोग अवधि 50 वर्ष है, ठीक है। अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस हुआ अभी एक समुद्री अभ्यास है। दूसरी बात, सेशल्स में अमेरिकी नौसेना बल के नेतृत्व किया गया, भारतीय नौसेना में भी इसमें भाग लिया गया। तो सेशल्स में हुआ ये पूर्वी अफ्रीकी तट, पश्चिमी अफ्रीका, हिंद महासागर के सामरिक जल क्षेत्रों में। सेबी सूचकांक प्रदाता विनियमन 2024, तो सेबी ने भारत में सूचकांक प्रतिभूतियों के आधार पर महत्वपूर्ण सूचकांक का प्रबंधन करने वालों के लिए अनिवार्य पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। सूचकांक प्रदाता, इंडेक्स प्रोवाइडर क्या होते हैं? उस व्यक्ति से हैं जो बेंचमार्क या किसी सूचकांक के निर्माण, संचालन और प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो इंडेक्स प्रोवाइडर वो होता है जो बेंचमार्क या सूचकांक के निर्माण में। प्रतिभूति बाजार में गवर्नेंस पारदर्शिता बढ़ेगी। सूचकांक की बात करें तो यह सूचकांक प्रतिभूतियों के एक बास्केट के मूल्य में उतार चढ़ाव को मापता है। इसके लिए मानकीकृत मैट्रिक और पद्धति का उपयोग किया जाता है। वित्तीय बाजारों में सूचकांकों को अक्सर निवेश की गई राशि के प्रदर्शन या रिटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। निफ्टी 50, निफ्टी PSU बैंक आदि भारतीय शेयर बाजार के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है। याओंडे घोषणा पत्र, तो हाँ ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है वो। तो अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों के लिए, तो याद रखना याओंडे घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है? बस एक लाइन में याद रख लेना, मलेरिया से रिलेटेड है। किसने अपनाया है? तो अफ्रीका देशों के। याओंडे कॉन्फ्रेंस के दौरान हस्ताक्षर किए गए, कहां पर? WHO और कैमरून ने संयुक्त रूप से किया था, ठीक है। कैमरून अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। 11 अफ्रीकी देशों ने हस्ताक्षर किए।
मलेरिया संक्रमण और उससे होने मौतों के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। 15% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, तो ये तो हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट अप्रोच के अनुरूप है, जिसमें मलेरिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, रणनीतिक जानकारी, बेहतर मार्गदर्शन मलेरिया के खिलाफ। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना है, याओंडे घोषणा पत्र या याओंडे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? मलेरिया से। टार्ट्रेजेनिक, क्राइमोइसिन, सनसेट येलो और रोडामाइमिन। तो कर्नाटक ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर। तो कलर केमिकल्स के बारे में बात करें तो टार्ट्रेजिनिन, सनसेट येलो एलर्जिक या स्यूडो एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकते हैं। क्राइमोसिन त्वचा पर चकत्ते और श्वसन संबंधी एलर्जी का कारण बन सकते हैं। रोडामाइन भी केमिकल कलरिंग एजेंट है, कपड़ों की रंगाई और कागज उद्योग में किया जाता है, कैंसरकारी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। टार्टेजेनिक और सनसेट येलो स्यूडो एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकते हैं। कार्मेसिन त्वचा पर चकत्ते और श्वसन संबंधी एलर्जी कर सकता है। रोडामाइन भी कलरिंग एजेंट है, कपड़ों की रंगाई और उद्योग में इसको किया जाता है। वज्र प्रहरी प्रणाली, तो जो आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल के तहत एंटी ड्रोन हेतु 200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। वज्र प्रहरी प्रणाली एक आधुनिक समाधान है, अधिक दूरी पर ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ड्रोन को ट्रैक कर पाएगा ये। जेमिंग के द्वारा सॉफ्ट किल और इंटरसेप्टर ड्रोन के द्वारा हार्ड किल का विकल्प प्रदान करती है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम कर सकती है। हार्ड किल पहुंच 5 से 6 किलोमीटर है। एक नया देश है, नाम पहली बार ही सुन रहा हूँ वैसे आप, ठीक है, वैसे सुना होता है ये, हैती। तो हैती में सामूहिक हिंसा बढ़ रही है, कुछ गुट वहाँ के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो हैली हिस्पेनियोला द्वीप के पश्चिमी भाग पर एक कैरेबियन द्वीप है, डोमिनिकन गणराज्य से इसकी स्थित है। पश्चिम कैरेबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, गोनावे की खाड़ी हैती के पश्चिम तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना, गोनावे की खाड़ी।